अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जज फैसल एडवोकेट। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल की, यानी कि जो ज़मानत की कौन कौन सी इकसाम है, यानी कि जैसे कि कबल गिरफ़्तारी से पहले की ज़मानत और गिरफ़्तारी से बाद की ज़मानत और ट्रांजिट ज़मानत यानी कि जो राहदारी ज़मानत होती है, और उसके अलावा प्रोटेक्टिव बेल जो है। तो हम इन जो डिफरेंट जो टाइप्स हैं इनकी, हम इनके ऊपर बात करेंगे और इनके ऊपर ये भी बात करेंगे कि इनको कौन सा कानून किस सेक्शन के तहत, लॉ के किस सेक्शन के तहत ये अप्लाई की जाती है और कौन से फोरम पे आपने जाके इसको अप्लाई करना है, किस फोरम पे जाके। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पे अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम करते हैं जी प्री अरेस्ट बेल पे। तो इस पे नॉर्मली यही होता है कि जो ही किसी भी आदमी को पता चले कि मेरे ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज हो गई, तो आप फ़ौरी एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप अपने लॉयर्स से को अप्रोच करें और उनसे कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि मेरी इस पुलिस स्टेशन में मेरे ख़िलाफ़ इस वक़्त के बाबत मेरी एक एफ़आईआर होगी और उसमें मैं नॉमिनेटेड हूँ या नॉमिनेटेड नहीं भी हूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ किसी भी को एक्यूज़ ने कोई स्टेटमेंट दी है कि मैं इस वक़्त में मुलव्वस था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम एफ़आईआर के अंदर हो तभी आपको ज़मानत करवानी पड़े। जबकि अगर कोई भी उस एफ़आईआर के जो गवाह हैं, एफ़आईआर के जो मुलज़मान हैं, वो अगर वो अपनी बयान में किसी भी दूसरे बंदे का कोई अगर वो नाम दे देते हैं कि नहीं ये भी हमारे साथ मुलव्वस था इस वक़्त के हवाले से या इसने ये वक़्त किया है, तो उनको भी ज़मानत करनी पड़ती है। तो इस सूरत हाल में आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने फ़ौरी तौर पर उसकी एफ़आईआर की बाबत आपने फिर अपने लॉयर्स से कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि जी मेरे ख़िलाफ़ ये एफ़आईआर हो गई है और मैंने इसकी अपनी ज़मानत करवानी है गिरफ़्तारी से पहले पहले। क्योंकि जो ही एफ़आईआर हो जाती है तो पुलिस का फिर ये टारगेट होता है कि हम एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो मुलज़मान हैं इस एफ़आईआर के, हम उनको पकड़ें और ताकि आगे तफ्तीश को हम इसको आगे कंटिन्यू करें। तो आपने पुलिस की गिरफ़्तारी से पहले पहले आपने अपनी ज़मानत करवानी होती है। और आपने जो ही आप अपने लॉयर से कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपका लॉयर जो है वो जो प्री अरेस्ट जो होती है, जो यानी कि गिरफ़्तारी से पहले की ज़मानत प्री अरेस्ट बेल, और ये सेक्शन है इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 497 सेक्शन 497 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इसके तहत ज़मानत ली जाती है। और सेक्शन 496 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें बताया गया है कि कौन से मुलज़मान और किन किन को बेल मिल सकती है या वो किस लॉ के तहत। तो जो बेल के जो सेक्शन हैं वो सेक्शन 496 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह 497 में प्री अरेस्ट बेल को डिस्कस किया गया है और उसमें उनके रूल्स को बताया गया है और क्या तरीक़ाकार उनकी एसओपीज़ को बताया गया है। और सेक्शन 498 है सीआरपीसी का, उसमें बताया गया है कि जो आफ्टर रेस्ट जो बेल होगी वो उसको किस्सा दिया जाएगा और उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले 497 पे सीआरपीसी पे, कि यानी कि जब भी आपने गिरफ़्तारी से पहले जो बेल लगानी होती है उसको सेक्शन 497 के तहत लगाई जाती है और उसको प्री अरेस्ट बेल पटिशन होती है और वो डायरेक्ट जो है वो सेशन कोर्ट में आपने वो अप्लाई करना पड़ता है उसके बेल के लिए। प्री अरेस्ट बेल के लिए वो मजिस्ट्रेट या रेलिवेंट जुडिशल जो मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पे नहीं, जबकि आपने डायरेक्ट जो है सेशन अदालत जो होती है वहाँ पे आपने प्री अरेस्ट बेल लगती है। प्री अरेस्ट पटिशन में आप जो ही, और उसमें सबसे जो बेसिक जो इसका रूल है वो ये है कि आपने अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होता है। जो ही आप अपनी बेल पटिशन लगाते हैं तो आपने अपनी जो अटेंडेंस है कोर्ट के सामने वो आपने वो लाजमी करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस के बगैर प्री अरेस्ट बेल आपको नहीं मिलेगी। तो आप जब पटिशन लगती है तो मुलज़मान कोर्ट में सेशन कोर्ट में हाज़िर होते हैं और उसके बाद इंटरम बेल उसको मिल जाती है उसी दिन ही, जिस दिन आप अपनी जो है पटिशन दायर करते हैं। और इंटरम बेल की ऑर्डर होने के बाद आपका ये होता है कि आपको शोटी का ऑर्डर हो जाता है। शोटी बॉन्ड आप अपनी सबमिट करवाएं। जो ही आप शोटी बॉन्ड आप अपनी सबमिट करवाते हैं तो आपको रबकार इशू हो जाती है जो कि एसएचओ के नाम पे होती है, यानी कि जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई उस थाने के एसएचओ के नाम पे जो कोर्ट है वो आपको रबकार इशू करेगी और आपको कहेगी कि आप जाके अपनी शामिल तफ्तीश हों और आपने अपनी स्टेटमेंट देनी है इस एफआईआर के हवाले से कि आपका क्या रोल था और क्या आप
आप अगर समझते हैं कि ये झूठी FIR हुई है तो आपने अपनी स्टेटमेंट यानी आपने शामिल तफ्तीश होना है, तो फिर आपने वो रोपकार लेके आपने सेशन कोर्ट में सेशन कोर्ट आपको रोपकार इशू करेगी। उसके बाद आपने जिस थाने में आप के ख़िलाफ़ FIR हुई है तो आपने वहाँ पे जाके आपने बता देना है कि जी मेरी प्री अरेस्ट बेल इंटरम बेल हो गई है और नेक्स्ट डेट ये हुई है और मैं इसमें शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ। तो उसमें आपने फिर ये है कि आपकी ये इंटरम बेल हो गई। फिर कोर्ट जो है उसमें ये करती है कि फर्स्ट जब इंटरम बेल आपकी हो जाती है उसी डेट पे ही फिर वो ऑर्डर कर देती है टू कंप्लेनेंट, और जो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है SHO को उस पुलिस स्टेशन के, उसको वो डायरेक्शन देती है कि आप फ़लाँ डेट जो है नेक्स्ट इस बेल की इसमें आप पेश हों और इस FIR की बाबत जो है रिकॉर्ड पेश करें, और साथ में कंप्लेनेंट को डायरेक्शन देती है कि आप नेक्स्ट डेट पे पेश हों और अपने काउंसिल को पेश करें, और ताकि इस बेल पे फिर उसमें जब नेक्स्ट डेट आती है तो उसमें फिर आर्गूमेंट्स होते हैं दोनों साइड से। तो फिर वहाँ पे जब आर्गूमेंट्स हो जाते हैं तो आप फिर कोर्ट वहाँ पे डिसाइड करती है कि आया वाकई ये इनको बेल का जो कानून के तहत इनको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ पे बेल असल में फिर डिसाइड होती है जब आपके दोनों तरफ से पार्टीज़ आ जाती हैं और आर्गूमेंट्स हो जाते हैं दोनों तरफ से, और जो पुलिस का रिकॉर्ड आता है तो जज साहब जब पुलिस के रिकॉर्ड को भी मुलाजा कर लेते हैं और दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जब कोर्ट डिसाइड करती है और उसके बाद फिर जब आपकी अगर तो बेल आपको कंफर्म हो जाए तो फिर आपकी बेल कंफर्म हो जाती है। अगर वहीं पे आपकी बेल जो इंटरम बेल आपको अलाउ की गई थी टिल टू नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तो वहाँ पे वो कैंसिल हो जाती है और वहीं से कोर्ट से ही मुलज़म को गिरफ़्तार कर दिया जाता है। अगर बेल आपकी प्री अरेस्ट बेल आपकी जब कन्फर्मेशन का टाइम आता है और जब आपको वहाँ पे अगर वो कैंसिल हो जाए तो वहीं से ही मुलज़म अदालत से ही गिरफ़्तार हो जाता है और जज साहब इनको कह देते हैं कि जी इनकी बेल कैंसिल होगी, इनको गिरफ़्तार करें। फिर अगर वो उनको बेल मिल जाती है और वहीं पे वो कंफर्म हो जाती है, फिर तो वो कंफर्म होगी। फिर दूसरी पार्टी ने क्या करना है कि जो कंप्लेनेंट साइड है अगर तो वो समझते हैं कि जी इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी और इनको प्रॉपर जो लॉ है उसके मुताबिक बेल इनको अलाउ नहीं होनी चाहिए थी, जबकि इनको सेशन कोर्ट ने इनको बेल दे दी, तो फिर जो कंप्लेनेंट साइड है वो उनकी कैंसिलेशन मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो जो सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर है एडिशनल सेशन जज साहब का जो ऑर्डर होगा बेल का कंफर्म करने का, आपने उसको साथ लगाना है और हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करना है कि जी इस बेल को कैंसिल किया जाए और बेल को कैंसिल किया जाए और उसके बाद इनको दोबारा से गिरफ़्तार किया जाए। तो अगर आपकी यानी कि अगर आप कंप्लेनेंट साइड से हैं तो इन केस अगर सेशन आप अक्यूज साइड से हैं तो आप को सेशन कोर्ट बेल कैंसिल कर देती है, तो फिर और वहाँ से फिर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो फिर वो आपको प्री अरेस्ट वाली तो कहानी जो वो है वो लॉ जो है वो ख़त्म हो गया। फिर आपको आफ्टर अरेस्ट लगानी पड़ेगी, और आफ्टर अरेस्ट के लिए अब हम आफ्टर अरेस्ट पे आ जाते हैं कि आफ्टर अरेस्ट की सिचुएशन ये होती है कि अगर जो FIR हो गई और आपको पता नहीं चला कि मेरे ख़िलाफ़ FIR हुई है और किसी मुलज़म ने मेरे ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दी है कि ये भी इस वक़ूए में मुलव्वस था और पुलिस ने आपको बेल करवाने से पहले आपको गिरफ़्तार कर लिया, तो फिर उस सूरत हाल में ये होता है कि आपको जब पुलिस शुरू में तो गिरफ़्तार करेगी तो उसने 24 घंटे के अंडर सेक्शन 61 CRPC के तहत जुडिशल मैजिस्ट्रेट जो है इलाका मैजिस्ट्रेट वहाँ पे पेश करना पड़ता है, यानी कि या फिर जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे पेश करना होता है उसको, और वो रिमांड के लिए पेश करते हैं। अगर तो उनके लिए वो तफ्तीश मुकम्मल हो जाए तो वो जुडिशल के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं जज साहब को और वो जुडिशल हो जाता है। अगर वो वहाँ पे रिमांड उनका कंप्लीट ना हो तो वो दोबारा रिमांड के लिए करते हैं, तो फिर आपके जो वकील होंगे, जो मुलज़म के वकील होंगे, वो इनको कहेंगे जी इनको डिस्चार्ज किया जाए, ये बेगुनाह है, या इनको फिर जुडिशल किया जाए वहाँ पे। तो जो ही आप जुडिशल होते हैं अपने रिमांड आपका जो कंप्लीट हो जाता है, जो फिज़िकल रिमांड होता है, जिस्मानी रिमांड जो ही आपका कंप्लीट होगा, तो आप जो ही जुडिशल के ऑर्डर आपके होंगे तो उसी दिन से ही उसी टाइम से आप अपनी बेल को अप्लाई करने के लिए आप यानी कि आप एलिजिबल हो जाते हैं जो आफ्टर अरेस्ट बेल होती है।
जो ही आपका यानी कि आपका ये भी हो सकता है कि आप जो ही आपके जो जुडिशल के ऑर्डर हों उसी टाइम आपकी बेल पटिशन भी तैयार हो और आप साथ में, क्योंकि उस टाइम रिकॉर्ड भी आया होता है और दोनों साइड से जो कंप्लेंट वगैरह होते हैं वो भी होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो आप उसी टाइम भी बेल लगा सकते हैं। तो आफ्टर रेस्ट में फिर ये होता है कि इन केस अगर वो जुडिशल हो जाते हैं और उसमें ये होता है कि आपने अपना वकालतनामा जो है वो रिमांड के टाइम पे जो ही वो पेश करें तो आपने जज साहब से वो वेरीफाई करवा देना है। इन केस अगर वो वहाँ उस टाइम आपने वेरीफाई नहीं करवाया बेल के लिए, बेल पटिशन के लिए, तो आपने फिर सुप्रिटेंडेंट जेल जो होता है उसके थ्रू वहाँ से वो वेरीफाई करेगा और वहाँ से जब वो वेरीफाई होके आएगा तो फिर आपने बेल पटिशन लगानी होती है। उसके बाद जब आफ्टर रेस्ट पे हम आते हैं तो आफ्टर रेस्ट का ये लॉ है कि आपने सबसे पहले आपने जो उसकी जो रेलिवेंट ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे वो बेल लगती है, यानी कि नॉर्मली जो ज़्यादातर जो पिनल कोड्स के ऑफेंस हैं वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के पास पावर्स होती हैं वो उनका ट्रायल करती हैं और कुछ ऑफेंस हैं जो उनका ट्रायल सेशन कोर्ट करती है। तो जो भी रेलिवेंट जो ट्रायल कोर्ट होगी सबसे पहले आपने डायरेक्ट वहाँ पे जाके फ़ाइल सबमिट करवानी है बेल आफ्टर रेस्ट की, यानी कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की। और ये है सेक्शन इसका सेक्शन 498, सेक्शन 498 के सेक्शन 498 CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का 498 जो है वो आफ्टर अरेस्ट बेल को डील करता है और उसमें बताया गया है कि आपने आफ्टर अरेस्ट बेल किस तरह देनी है और इसके क्या रूल रेगुलेशंस हैं। तो आपने जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे आपने अपनी बेल पटिशन सबमिट करवानी है और जो ही आप बेल पटिशन सबमिट करवाएंगे तो उसी टाइम ही जब आप करवाएंगे तो नोटिस के ऑर्डर हो जाएंगे कंप्लेनेंट को भी और साथ में पुलिस वाले को भी कि आपने जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी कि इस डेट पे आपने इस केस का रिकॉर्ड लाना है और साथ में कंप्लेनेंट को आप खुद पेश हों और जाके या फिर आपके आप कौंसल के थ्रू पेश हों। तो जो नेक्स्ट डेट होगी जो नोटिस इशू होने के बाद जो भी नेक्स्ट डेट होगी 1 दिन की 2 दिन की, और इसमें नॉर्मली ज़्यादा लंबी डेट्स नहीं होती। उसकी वजह यही होती है क्योंकि मुलज़म अंदर है और अगर वो बेगुनाह अंदर है तो एक एक मिनट की जो उसकी कैद है वो बेगुनाह कैद अपने वो काट रहा है। तो अब नॉर्मली जब प्री अरेस्ट बेल में ये होता है कि वो मुलज़म तो बाहर होता है, इसलिए उस डेट में 2 दिन की 3 दिन की या हफ्ते की भी डेट्स वो कोर्ट्स दे देती हैं, क्योंकि उसमें कोर्ट्स इस हवाले से रिलैक्स होती है कि आया कि मुलज़म कोर्ट के अंदर जेल में नहीं है, किसी बिहाइंड दी बार नहीं है, तो लिहाजा इसमें वो फिर भी वो रिलैक्सेशन होती है कि 2-3 दिन की डेट्स होती है। और आफ्टर रेस्ट में ये होता है कि डे टू डे हियरिंग होती है, नॉर्मली अगर बहुत भी हो जाए तो 2 दिन की डेट्स होगी। तो नेक्स्ट जो डेट होगी उसमें फिर वो आर्गूमेंट्स वगैरह होंगे दोनों साइड से, और वहाँ पे अगर जो ट्रायल कोर्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली ज़्यादातर ट्रायल कोर्ट जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की होती है ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट्स में फिर अगर वो वहाँ से बेल मिल जाती है तो वहीं पे फिर वो श्योरिटी बॉन्ड आप सबमिट करवाएंगे और उसके बाद श्योरिटी बॉन्ड सबमिट करवाने के बाद रॉक कार इशू होगी सुप्रिटेंडेंट जेल के नाम पे। सुप्रिटेंडेंट जेल जो है जब उनको रॉक कार वो कोर्ट की तरफ से मिलेगी तो वो उसको जो मुलज़म है जेल का उसको वो रिलीज़ कर देगी। इन केस अगर वो ट्रायल कोर्ट या जुडिशल मजिस्ट्रेट आपकी बेल एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर आपने उस ऑर्डर को, उस अटेस्टेड कॉपी लेनी है और फिर सेशन कोर्ट में उस ऑर्डर को आपने अप्लाई करना है और जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो आफ्टर अरेस्ट बेल थी उसके रिजेक्शन के ख़िलाफ़ आपने उसको चैलेंज करना है सेशन कोर्ट में। फिर आप सेशन कोर्ट में इसी प्रोसीजर के तहत अप्लाई करेंगे और वो नोटिस होंगे और फिर जाके वो अगर वहाँ पे भी आपने बेल वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आपने उस कोर्ट के भी ऑर्डर को आपने हाई कोर्ट में जाना है और हाई कोर्ट के बाद फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो लॉ था एक तो प्री अरेस्ट बेल यानी कि गिरफ़्तारी से पहले की ज़मानत कबल गिरफ़्तारी और आफ्टर अरेस्ट बेल जो कि गिरफ़्तार होने के बाद आपने ज़मानत लगानी है। तो इस पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फ़ोरम हैं, इनकी कौन सी अदालत में आपने जाना होता है और प्री अरेस्ट की सूरत में आपने डायरेक्ट सेशन कोर्ट को वहाँ पे बेल लगानी होती है। आफ्टर अरेस्ट में आपने सबसे जो फर्स्ट स्टेज होता है वो आपका होता है ट्रायल कोर्ट। नॉर्मली जो ट्रायल कोर्ट ज़्यादातर ऑफेंस में आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो शेड्यूल 2 है उसमें मेंशन होता है हर ऑफेंस का कि ये इस ऑफेंस की ये ट्रायल कोर्ट कौन सी है। तो लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर जो आपने वहाँ से जाके कंफर्म ट्रायल शेड्यूल 2 से कंफर्म करके जो भी ट्रायल कोड मेंशन हो तो वहाँ पे आपने
आफ्टर अरेस्ट बेल पटिशन दायर करनी है। अब हम आ जाते हैं ट्रांजिट बेल, यानी कि अभी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी इस्लामाबाद में हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कोई लाहौर में बेल हो गई, लाहौर में एफ़आईआर हो गई, या कराची में होगी, या टूवर्ड किसी भी पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो बेल हो गई, तो सॉरी एफ़आईआर हो गई आपके ख़िलाफ़। तो आपको पता चला कि मैं तो अभी यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं जो ही वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में हो गई और आप अभी इस्लामाबाद में, तो आपको तो जो ही आपके इलम में आएगा, तो आप जो ही यानी कि आप लाहौर की हो सकता है, आप लाहौर की बाउंड्री में आप दाखिल हों, तो आपको पुलिस वहाँ पे उनके नॉलेज में वो तो आपकी अकब में लगी होगी कि जो ही हमें मुलज़म हमारा नज़र आए तो हम उसको गिरफ़्तार करें। तो आपने फिर क्या करना है, तो आप लाहौर की हदूद में जाकर तो आप प्री अरेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप इस्लामाबाद में हैं, तो आपको इस अपने आप को गिरफ़्तारी से बचने के लिए तो आपने ट्रांजिट बेल लगानी होती है, यानी कि इरादारी बेल। तो उसमें ये होता है कि आप इस्लामाबाद में, तो ये सबसे पहले आपका जो फोरम है इसमें इस्लामाबाद यानी कि हाई कोर्ट लेवल पे ये आपने पटिशन दायर करनी होती है। ये ना ही ट्रायल कोर्ट पे लगती है, ना ही सेशन कोर्ट में, जबकि अगर आपने ट्रांजिट बेल लगानी है तो आपने वो लेनी है हाई कोर्ट फोरम पे। तो आप अगर इस्लामाबाद में, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे ट्रांजिट बेल लगाएंगे, और उसके बाद आप जो है वहाँ से वो हाई कोर्ट जो है आपको विद इन डेज़, कुछ दिनों की आपको सॉरी, तो जो जिस भी हाई कोर्ट की बेंच में आप लगाएंगे वो बेल, ट्रांजिट बेल की, तो आपको फ्यू डेज़ की देगी बेल, ये नहीं, और आपको फ्यू डेज़ की देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दिन की, 5 दिन की, तो आपको कहेंगे जी आपने 5 दिन के अंदर अंदर आपने रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे जाके आपने सरेंडर करना है कोर्ट में, और आपने वहाँ पे बेल लगानी है। अगर आप उन दिनों के दौरान आपने बेल नहीं लगाई वहाँ पे जाके, और आपको यहाँ से ट्रांजिट बेल मिल गई, वहाँ पे आप बच के, वहाँ पे आपको जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो बेल का ऑर्डर होगा, ट्रांजिट बेल का सॉरी तो आपके पास ऑलरेडी वो ट्रांजिट बेल जो है वो हाई कोर्ट ने आपको अलाउ की होगी, आप वो उसका दिखाएंगे तो आपको वो गिरफ़्तार नहीं करेंगे। लेकिन आपके उस ऑर्डर में वो मेंशन होगा कि इनको 5 दिन की, 10 दिन की, 2 दिन की, जितने दिन की भी बेल वो मिली है, आपने उन दिनों में आपने रेलिवेंट कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है आपकी, जहाँ पे एफ़आईआर हुई है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट बनती है, आपने वहाँ पे जाके अपनी बेल मूव करनी है। अगर आप बेल मूव नहीं करेंगे तो आपकी जो ट्रांजिट बेल है वो आपकी वो कैंसिल हो जाएगी, और आपके ख़िलाफ़ 512 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई भी होगी। तो इसको ट्रांजिट बिल कहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, किसी दूसरे प्रोविंस में हैं, और आपको पता चल गया कि आपके ख़िलाफ़ फ़लान डिस्ट्रिक्ट में एफ़आईआर होगी या फ़लान थाने में, तो आपने वहाँ पहुँचने से पहले अगर आपको अपनी सेफ़्टी चाहते हैं कि वहाँ में अगर मैं जाऊँ तो मुझे वहाँ पुलिस गिरफ़्तार ना कर ले, यानी कि आप ज़ाहिर सी बात है वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको प्री अरेस्ट बेल लगाने के लिए भी हो सकता है आपको वो पुलिस अदालत में जो ही जाएंगे तो वो बाहर खड़ी होगी और आपको गिरफ़्तार कर लेगी। तो आप उसके लिए, उस सूरत में आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ट्रांजिट बेल लें पहले, और उसके बाद ट्रांजिट बेल मिलने के बाद आप जो है प्री अरेस्ट बेल अपनी वहाँ पे जो रेलिवेंट जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी, आपने वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये जितने भी इससे पहले मैंने आपको बताई हैं प्री अरेस्ट बेल, आप ट्रांजिट बेल और आफ्टर अरेस्ट में तो वैसे ही आप गिरफ़्तार हो जाते हैं, और प्री अरेस्ट में और ट्रांजिट बेल में आपको अपने आप को कोर्ट के अंदर सरेंडर करना पड़ता है, तब जाके आपको कोर्ट, उसके बाद जब आर्गूमेंट्स होते हैं और उसके बाद जब कोर्ट समझती है कि इनको बेल मिलनी चाहिए तो फिर वो कोर्ट आपको देती है। लेकिन एक ऐसी बेल भी है जिसमें आप, अगर आपने आपको सरेंडर नहीं करते तो आपको वो मिल जाती है जिसको प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ख़िलाफ़ यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी एफ़आईआर हुई है, कोई मुकदमा है, नैब का है, एफ़आईए का है, किसी भी कानून के तहत आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा हो गया और आप आउट ऑफ द कंट्री हैं, यानी कि आप मुल्क से बाहर हैं और आपको पता चल गया कि आप यूके में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस कंट्री में भी हैं लेकिन आप कंट्री की हदूद से बाहर हैं, तो आपको डर है कि मैं एयरपोर्ट यहाँ पाकिस्तान में लैंड करूँगा और एयरपोर्ट से ही मुझे वो लोग पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी। तो उस सूरत में, क्योंकि अब आप तो आउट ऑफ द कंट्री हैं,
आप अपने आप को तो जब पाकिस्तान में दाखिल होंगे हदूद में, तो आप फिर जाके आप बेल को मूव करेंगे और फिर आप सरेंडर करेंगे। तो उस सूरत में आपने ये करना होता है कि वो प्रोटेक्टिव बेल आपने अप्लाई करनी पड़ती है, और उसमें आपको कोर्ट में सरेंडर नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है आप कंट्री की हदूद में होते नहीं हैं, और वो आपको सिर्फ इस हद तक मिलती है कि आप जो ही आप एयरपोर्ट्स में लैंड करें तो आप उसके बाद आप जाके सीधे आप कोर्ट के सामने आपको सरेंडर करना पड़ता है, और उसके बाद आप अपनी बेल पटिशन मूव करते हैं अपनी प्रॉपर जो होती है। तो वो उसके बाद जो भी ऑर्डर होता है वहाँ पे आपको बेल आपकी एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है, वो टूवर्ड वो भी होती है। लेकिन प्रोटेक्टिव बेल के थ्रू आपको ये ज़रूर है कि आपको जो ही आप एयरपोर्ट में लैंड करते हैं तो आपको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार नहीं किया जाता, जबकि लेकिन यह है कि आपको जो आपका जो बेल का जो राइट है, इनके राइट या फिर जो अदालत से बेल के हवाले से आप जो रुजू कर सकते हैं, इस हवाले से आपको वो राइट प्रोटेक्टिव बेल के थ्रू वो मिल जाता है। और ये वाहिद बेल ऐसी है जिसमें आपको कोर्ट में ख़ुद सरेंडर नहीं करना पड़ता, और ये भी आपको हाई कोर्ट से ही मिलती है। और हाई कोर्ट जो है वो आपको प्रोटेक्टिव बेल के ऑर्डर करती है, और उसमें यह कि आप को वो लिमिटेशन होती है कि फ़लाँ डेट को ये आएंगे, लैंड करेंगे, और उसके बाद इतना उनको टाइम चाहिए कोर्ट रेलिवेंट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पे तक पहुँचने के लिए। तो वो ये भी खास पीरियड के लिए होती है बेल। तो इसमें ये आज जो 4 जो बेसिक जो टाइप्स थी इनका हमने प्रोसीजर डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो होगी इसमें हम लॉ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ग्राउंड्स होती हैं जिन पे बेल मिलती है। प्री अरेस्ट में कौन कौन सी ग्राउंड्स डिस्कस की जाती हैं, आफ्टर अरेस्ट में किन ग्राउंड्स के तहत आपको बेल मिलती है और नहीं मिलती, और बाकी जो इस तरह की जो दूसरी जो बेल की टाइप्स हैं। तो आज हमने प्रोसीजर डिस्कस किया कि आपने कौन सी बेल जो है वो किस कानून के तहत लगानी है और कौन सी अदालत में लगानी है, और क्या क्या उसका तरीक़ाकार है। तो इसमें होपफुली मुझे उम्मीद है कि आज आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो 4 जो बेसिक जो टाइप्स हैं वो हमने चारों डिस्कस की। इंशाल्लाह अगर आपको ये दूसरी है कि अगर आपको ये आप समझते हैं कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, तो आप अपना जो आपका सर्कल है उसमें दोस्त अहबाब का, अपनी कम्युनिटी का, वहाँ उन तक भी आप ये शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव हो और वो भी इस अवेयरनेस इससे अवेयर हो सकें लॉज के तहत। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी मौजू के ऊपर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।